नमस्कार मित्रों, मैं अमारा द्वितीय सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज लेकर उपस्थित हूं महान साहित्यकार देवेंद्र सत्यार्थी जी के विचार, अपने अनुभव और साहित्य के बारे में विचार। बरगद एक पेड़ नहीं, जिंदा शख्सियत था। पंजाब के संगरूर जिले में पड़ता है मेरा गांव भदौड़। कहा जाता है कि इसका पुराना नाम भद्रपुर था। यह भद्रसेन नामक राजा की राजधानी थी। मेरे बाबा जी इस बारे में कहानी सुनाया करते थे कि सतलुज ने जो भद्रपुर के साथ बहती थी, कैसे अपना रास्ता बदला और भद्रपुर को कैसा शाप लगा। तो इस गांव का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। अपने जन्मभूमि शीर्षक लेख में मैंने अपने गांव की काफ़ी चर्चा की है। चांद सूरज के बीरन में भी गांव के लोगों, बचपन की यादों और प्राकृतिक सुंदरता को मैंने बार बार याद किया है। गांव के बाहर एक तालाब था। उसके किनारे बरगद का एक विशाल वृक्ष था, जो पूरे गांव को ही जैसे छाया देता था। पूरे गांव का ही पुरखा था। मेरी कई कहानियों में बरगद बाबा का जिक्र आया है। जैसे बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक जिंदा शख्सियत हो। यह उसी बरगद की याद है जो आज भी मेरा पीछा करती है। वर्ष 1946 में रंधावा साहब ने मुझे लाहौर से दिल्ली बुलवा लिया था। उन्होंने कृषि मंत्रालय की पत्रिका इंडियन फार्मिंग में मुझे नौकरी दिलवा दी थी। इससे घर का गुजर बसर तो हो जाता था, पर मेरा मन नहीं लगता था इस नौकरी में। बाद में गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने आजकल के संपादक के रूप में मेरी नियुक्ति की। यूँ इस पोस्ट के लिए जब विज्ञापन निकला था, तब मेरे अलावा डॉक्टर नगेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे जी ने भी अप्लाई किया था, पर अज्ञे जी तो इंटरव्यू में आए ही नहीं और डॉक्टर नगेंद्र को लिया नहीं गया। तब हिंदी में मेरी एक ही किताब प्रकाशित नहीं हुई थी। हाँ, पंजाबी और उर्दू में किताबें छप चुकी थी। इसलिए मेरे बारे में यह चुटकुला चल निकला था कि देवेंद्र सत्यार्थी यानी उर्दू का मशहूर लेखक, जो हिंदी आजकल का संपादक है। बाद में तो खैर हिंदी में मेरी कई किताबें आईं। धरती गाती है राजकमल प्रकाशन की पहली किताब थी। आजकल के संपादक के तौर पर मुश्किलें तो आती थीं, पर मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लेता था। बड़े लेखकों की रचनाएं मैं अक्सर निजी पत्र लिखकर विनम्र अनुरोध के साथ मंगाया करता था। अगर कोई मुझसे मिलने आता तो पहले मैं उसकी आंखों में झांक कर देखता था, वह मुझसे मिलने आया है या कुर्सी से, और फिर उससे वैसी ही बात करता था। मेरी कोशिश होती थी कि किसी की रचना छाप पाऊँ या नहीं, पर उसका सत्कार जरूर करूं। यूँ भी पूरी तरह से कोशिश करता था कि जो भी रचनाएं छपने के लिए आएं, उन पर किसी तरह विचार करके सिर्फ स्तर के आधार पर चयन हो। उन दिनों प्रकाशन विभाग के निदेशक थे शशधर सिन्हा। वैसे तो वह ठीक ठाक आदमी थे, लेकिन
मेरे काम में वह लगातार हस्तक्षेप भी करते थे। उन्हें इस बात से बड़ी परेशानी थी कि मैं लोकगीतों और लोक साहित्य पर इतना जोर क्यों देता हूँ, जबकि मैं तो अपने मन की भावना के अनुसार काम करने का आदी था। सिन्हा साहब को मैं एक सरकारी नौकर से अधिक महत्व नहीं देता था, यह उन्हें खलता था। मेरे असली निर्देशक तो मुझसे मीलों दूर बैठे सुनीति कुमार चटर्जी थे, जिनका मैं दिल से सम्मान करता था और मन ही मन उन्हीं के निर्देशों पर काम किया करता था। बीच बीच में मेरा मन उखड़ता था तो मैं सोचता था कि किसी तरह इस जंजाल से मुक्त हो जाऊं। मेरी घुमक्कड़ तबीयत मुझे धिक्कारती थी कि मैं कहाँ बंद कर रह गया हूँ। मैं अपने मन के अनुसार काम करने का आदी था। मित्रों, आपने सुने मशहूर साहित्यकार देवेंद्र सत्यार्थी जी के विचार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और जुड़े रहें। अच्छी अच्छी जीवन उपयोगी कहानियाँ, मोटिवेशनल प्रसंग और साहित्यकारों और विद्वानों के विचार प्राप्त करते रहिए और जीवन को समृद्ध बनाएं। धन्यवाद।